तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द नेक्स्ट एवेंजर्स कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट की, जो कि इस कॉमिक सीरीज का फाइनल पार्ट भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसका पहला पार्ट काफी पसंद आया होगा और आप सबने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। लेकिन अगर अभी भी आप में से किसी ने इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल में जाकर इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की पूरी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट को देखा हुआ है तो फिर तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इनके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट में आप सभी ने देखा कैप्टन स्टीव रॉजर्स एक नई एवेंजर्स की टीम बनाते हैं, जिस टीम के मेंबर्स होते हैं आयरन मैन, कैप्टन स्टीव रॉजर्स, बकी बांस का कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, थॉर, हॉकाई, वुल्वरीन, स्पाइडर वुमैन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। लेकिन जब ये सारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर एक बार अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी उनके पास फ्यूचर टाइम से कैंग आता है और वो उन सभी एवेंजर्स को ये वार्निंग देता है कि अभी से कई साल बाद फ्यूचर में उन सभी एवेंजर्स के बच्चे पैदा होंगे, पर उस टाइम पर तुम सभी एवेंजर्स का दुश्मन अल्ट्रॉन एक बार फिर से सामने आएगा और वो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन तुम्हारे बच्चे जो कि आगे चलकर नेक्स्ट एवेंजर नाम की टीम को क्रिएट करेंगे, वो सभी मिलकर अल्ट्रॉन को रोक देंगे। लेकिन फिर उन सब के हाथों कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसकी वजह से तुम सबके बच्चे ही फ्यूचर की दुनिया को बर्बाद करके रख देंगे। वो पूरी टाइमलाइन को ही बर्बाद कर देंगे और मिटा कर रख देंगे इस पूरी दुनिया को। इसके आगे कैंग उन सभी एवेंजर्स से कहता है कि अगर वो सब इस बर्बादी को रोकना चाहते हैं और अपने बच्चों को हथियारा बनने से बचाना चाहते हैं तो उन एवेंजर्स को फ्यूचर में जाना होगा और फ्यूचर में जाकर तुम्हारे बच्चों को अल्ट्रॉन से लड़ने से रोकना होगा, ताकि ये दुनिया फ्यूचर में भी इसी तरह से बरकरार रहे। ये बोलने के बाद कैंग वहाँ से चला जाता है और फिर इसीलिए आयरन मैन मार्वल बॉय नाम के एक क्री लड़के को अपने साथ लेकर एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख पाते हैं। लेकिन जब वो लोग फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहे होते हैं तब कुछ गड़बड़ियों की वजह से सारे टाइमलाइन शैटर होने लगते हैं और टाइम स्ट्रीम के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाती है, जिसके बाद उस गड़बड़ी की वजह से उन सभी एवेंजर्स के टाइमलाइन में उस टाइम पर उन सभी के सामने एपोक्लिप्स आ जाता है और वो वहाँ पर अपने कई सारे हॉर्समैन के साथ आया होता है। और वहाँ पर आते ही एपोक्लिप्स कहता है, तो इस बार हम कहाँ आ गए हैं, अब आगे। एपोक्लिप्स के वहां पर आते ही वो अपने साथियों के साथ मिलकर सभी एवेंजर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर इसी के रिस्पॉन्स में सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर एपोक्लिप्स का सामना करते हैं। इस फाइट के अंदर थॉर, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमैन और हॉकाई जैसे सारे सुपर हीरोज अपनी सारी पावर्स लगा देते हैं और एपोक्लिप्स से फाइट करने लगते हैं। और इसी लड़ाई के अंदर थॉर अपने म्यूनिर को लेकर उड़ता हुआ एपोक्लिप्स की तरफ आता है और वो चिल्लाते हुए एपोक्लिप्स यानी कि L7 ऊर से कहता है, एपोक्लिप्स तुमने हमारे घर में आकर हमारे दोस्तों के ऊपर हमला करके बिल्कुल ठीक नहीं किया, आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। और फिर ये बोलते ही थॉर अपनी पूरी तेजी से एपोक्लिप्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन एपोक्लिप्स थॉर से कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है थॉर, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरोगे गॉड ऑफ थंडर। अगर आप सभी ना जानते हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि एपोक्लिप्स मार्वल का पहला म्यूटेंट है और पहला म्यूटेंट होने के साथ साथ ही ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है और इसी वजह से एपोक्लिप्स और एवेंजर्स की ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इसी लड़ाई के अंदर मारिया हिल आयरन मैन से कांटेक्ट करके उससे कहती है, स्टार्क मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़ाई से दूर रहो और तुम अपने साथ मार्वल बॉय को भी ले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सही सलामत रहना बहुत जरूरी है और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया तो तुम टाइम मशीन नहीं बना पाओगे, इसीलिए मेरी बात मानो और यहाँ से दूर जाओ। पर आयरन मैन मारिया हिल की ये बातें सुनकर मारिया हिल को जवाब देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और इस भयानक लड़ाई के अंदर मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद ही फाइट करते हुए आयरन मैन को एक लड़की दिखाई देती है जो कि हूबहू स्कारलेट विच की तरह दिखती है। अब इस प्रेजेंट टाइम के अंदर स्कारलेट विच की मौत हो चुकी है और इसीलिए अपने सामने स्कारलेट विच को देखकर आयरन मैन काफी हैरान रह जाता है और फिर इसीलिए जैसे वो उसके पास जाता है वैसे ही उसे ध्यान से देखकर आयरन मैन को पता लगता है कि शायद वो पूरी तरह से स्कारलेट विच नहीं है
वो शायद कोई और है जो कि टाइम स्ट्रीम में होने वाली गड़बड़ी की वजह से वहां पर आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आयरन मैन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे उसके पास जाता है वैसे ही वो स्कारलेट विच आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसका सूट डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अपनी बॉडी के ऊपर से अपना सूट हटते ही आयरन मैन बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर तभी स्पाइडरमैन सही टाइम पर आयरन मैन को नीचे गिरते हुए देख लेता है और वो अपने वेब्स को शूट करके आयरन मैन को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद आयरन मैन खड़ा होता है और वो अपने आयरन मैन आर्मर को एक बार फिर से समन करता है, जिसके बाद वो अपना आर्मर पहनकर एक बार फिर से आयरन मैन बन जाता है। इसके बाद ही आयरन मैन उठता हुआ एपोक्लिप्स के पास जाता है और वो थॉर के साथ मिलकर पहले एपोक्लिप्स के ऊपर वार करता है और फिर वो अपने एक अटैक की मदद से एपोक्लिप्स को उसी जगह पर जकड़ लेता है। और फिर वो एपोक्लिप्स से पूछताछ करता है कि आखिर वो इस जगह पर आया कैसे, पर एपोक्लिप्स उसे जवाब देता है कि वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर कैसे आया, बस उसे कुछ अजीब फील हुआ और फिर वो सीधा अलग अलग टाइम में अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होने लगा। आयरन मैन एपोक्लिप्स को जकड़ने के बाद उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की रीडिंग चेक करता है और फिर वो उन सारी रीडिंग्स को स्कैन करते हुए खुद ही से कहता है, ओह शायद ये काम कर जाए। मुझे लगता है कि एपोक्लिप्स की रीडिंग को चेक करके मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये सभी टाइमलाइंस में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है और फिर शायद इसी डेटा की मदद से मैं ये पता कर सकता हूँ कि टाइम स्ट्रीम को कैसे ठीक करना है। इसके बाद ही आयरन मैन के पास बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका और हॉकाई भी आते हैं और वहीं पर आयरन मैन उन दोनों को ये बताता है कि उसने एपोक्लिप्स की रीडिंग्स को स्कैन कर लिया है। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद ही वहां पर कुछ बहुत अजीब होता है। वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के साथ ही एपोक्लिप्स के साथ साथ उसके सारे साथी भी गायब हो जाते हैं। बाहर फाइट के दौरान स्पाइडरमैन सबसे कहता है, वो वेट, वो लोग कहाँ गए? क्या हम ये फाइट जीत गए हैं? इधर आयरन मैन जो कि एपोक्लिप्स के मॉलिक्यूल्स को स्कैन कर चुका था, वो सभी हीरोज से कहता है, दोस्तों जरा ये देखो, एपोक्लिप्स टाइमलाइंस के अंदर कैप्चर हो चुका है। वो बिना अपनी मर्जी से टाइम में इधर उधर ट्रैवल कर रहा था, या यूं कहूं टेलीपोर्ट हो रहा था, और शायद इसीलिए उसे पता नहीं था कि उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। ये सब होने की वजह से हमारे साथ साथ एपोक्लिप्स भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। और अब देखो, उसके मॉलिक्यूल्स को स्कैन करने की वजह से मैं अब ये सब कुछ जान चुका हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका है। मेरे पास अब सारा डेटा है और अब इसी डेटा की हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि हमें भी टाइम स्ट्रीम के अंदर कैसे ट्रेवल करना है और एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। आयरन मैन की बातों के बाद मारिया हिल कहती है, तो फिर क्या हम सब जाएंगे क्या? लेकिन आयरन मैन उससे कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ सिर्फ कुछ ही लोग जाएंगे और हम जाकर टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी को ठीक करेंगे और बाकी के सारे एवेंजर्स यहीं पर रुकेंगे। तुमने देखा ना अभी एपोक्लिप्स के साथ क्या हुआ? वो अचानक से हमारी दुनिया में आकर सब कुछ बर्बाद करने लगा और ये बर्बादी आगे और बढ़ सकती है। हो सकता है कि आगे कोई और आकर यहाँ पर वैसी बर्बादी करने लगे और इसीलिए उसका सामना करने के लिए यहाँ पर तुम सबका होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे साथ सिर्फ कुछ ही लोग जाएंगे। इसके बाद आयरन मैन सबसे कहता है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द टाइम मशीन को बनाना होगा। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि आयरन मैन, मार्वल बॉय, बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन चारों मिलकर टाइम मशीन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर काफी टाइम तक मेहनत करने के बाद वो सभी मिलकर टाइम मशीन को क्रिएट कर लेते हैं। एक ऐसी मशीन को बना लेते हैं जिसके जरिए अब वो टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं और फ्यूचर में जा सकते हैं। और फिर इस मशीन के पूरी तरह से तैयार होते ही वो चारों इस मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं और उस मशीन की हेल्प से आयरन मैन, मार्वल बॉय, वुल्वरीन और बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका चारों ही टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले जाते हैं। यहीं इसी बिल्डिंग के बाहर हम हॉकाई, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन और थॉर जैसे कई सारे सुपर हीरोज को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर किसी बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक से हर तरफ शांति छा जाती है और ये देखकर थॉर सभी हीरोज से कहता है, दोस्तों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर थॉर के ये बोलने के बाद ही वो सभी हीरोज ये देखते हैं कि उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर अपीयर हो चुका है जो कि ठीक एपोक्लिप्स की तरह ही टाइम स्ट्रीम की वजह से वहां पर आया था। इधर आयरन मैन और उसके साथियों को जब होश आता है तब वो सब ये देखते हैं कि वो सभी एक गुफा के अंदर है। और फिर आयरन मैन वहां पर उन सभी को बताता है कि अब हम सभी फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम से कई साल आगे। इधर प्रेजेंट टाइम में एवेंजर्स के सामने कई सारे बड़े बड़े एलियन बोर्ड्स आ चुके थे जो कि अर्थ पर आकर सब तरफ तबाही मचा रहे थे। और फिर उन्हीं को देखते हुए थॉर उन सभी पर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सभी को तोड़ने लगता है। सभी सुपर हीरोज धीरे धीरे करके उस फाइट के अंदर अपना योगदान दे रहे थे और जो कुछ हीरोज नीचे थे वो वहां नीचे शहर के लोगों को हिफाजत से उनकी जगहों पर पहुंचा रहे थे। टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी बढ़ती जा रही थी और इसीलिए इस वजह से एवेंजर्स के सामने कई तरह के अजीब अजीब क्रीचर्स आ रहे थे जिनमें से कुछ तो डायनासोर्स भी थे। इधर थॉर इन क्रीचर्स से फाइट कर रहा होता है पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जो कि उन सबसे लड़ने की बजाय उनकी पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर रहा था। और वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टस था। गैलेक्टस वहां पर अपने प्लैनेट ईटर डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा था और थॉर जैसे ही उसे ये करते हुए देखता है वैसे ही वो ये समझ जाता है कि अगर गैलेक्टस ने अपने इस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया तो वो धीरे धीरे करके इस पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा और इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इधर फ्यूचर टाइम में आयरन मैन, वुल्वरीन, मार्वल बॉय और बकी बार्न्स गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सभी
गुफा से बाहर झांकते हैं, वैसे ही वो सभी देखते हैं कि बाहर उन सभी की आंखों के सामने एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है और उस वॉर के अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज के साथ साथ बहुत सारे सुपर विलन्स भी इन्वॉल्व हैं और वो सभी आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उन्हें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। उन्हीं की बातचीत के बीच ही बकी बार्न्स अपनी जेब से अपनी पिस्तौल निकालता है और वो सबसे कहता है कि इस लड़ाई के अंदर कैंग भी है और अगर वो कैंग को निशाना बनाकर उसे जान से मार दे तो शायद ये सारी गड़बड़ी यहीं पर बंद हो जाएगी। बकी कैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो ऐसा मानता है कि टाइम में होने वाली हर गड़बड़ी की वजह कैंग ही है। पर बकी को ये सब करते हुए देखकर वुल्वरीन उसे रोक देता है और उसके हाथ को नीचे करके उसे गोली चलाने से भी रोक देता है। वुल्वरीन उससे कहता है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए बकी, क्या पता तुम्हारे ये सब करने से चीजें और भी बदतर हो जाए, क्योंकि हम इन सब के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद वुल्वरीन की बात सुनते ही आयरन मैन पीछे से आता है और बकी और वुल्वरीन का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लेता है और फिर आगे आयरन मैन उन दोनों से कहता है दोस्तों टाइम इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता। वुल्वरीन की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर तुमने यहाँ पर गोली चलाई और कैंग को मारने की कोशिश की तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। टाइम कभी भी लीनियर नहीं होता, जिसका मतलब टाइम के एक पॉइंट पर किए गए काम का असर बाकी सभी पॉइंट्स पर भी दिखता है और इसीलिए हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि यहाँ पर हमारे एक्शंस का क्या रिजल्ट हो सकता है। बकी अगर तुमने अभी गोली चलाई तो ये करना एक जुआ खेलने के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा करने से या तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगे या फिर जो भी हो रहा है उसे उससे भी ज्यादा बदतर कर दोगे। लेकिन आयरन मैन की ये बातें सुनकर बकी आयरन मैन से कहता है स्टार्क हम यहाँ ये नहीं करने आए तो करने क्या आए हैं बताओगे। ये सुनकर आयरन मैन उसे जवाब देता है हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि हम टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी को ठीक कर सकें और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वुल्वरीन को किसी की सुगंध आती है और वो अपनी टीम से कहता है दोस्तों यहाँ पर हमारे अलावा और भी कोई है और फिर वुल्वरीन के ये बोलते ही उन सब पर अटैक हो जाता है। कोई डिवाइस आयरन मैन के आर्मर को फेल कर देता है और बाकी बचे हुए वुल्वरीन, बकी बार्न्स और मार्वल बॉय को उन्हीं की जगह पर ढेर कर दिया जाता है। और फिर जब आयरन मैन की पूरी टीम ढेर हो जाती है तब हमें ये दिखता है कि उन सब की ये हालत करने वाले और कोई नहीं बल्कि एवेंजर्स के बच्चे हैं, यानी कि द नेक्स्ट एवेंजर्स की टीम। उन्हें देखकर वुल्वरीन अपने पैरों पर बैठ जाता है और वो अपने क्लॉज को निकालकर उन पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है लोगन अपने क्लॉज को नीचे रखो। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि माइस्ट्रो की होती है, यानी कि हल्क का फ्यूचर वर्जन। धीरे धीरे करके आयरन मैन, बकी और मार्वल बॉय भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और फिर वो सब भी देखते हैं कि उन सब के आगे एवेंजर्स के बच्चे और माइस्ट्रो खड़े हैं। माइस्ट्रो आयरन मैन को देखकर उससे कहता है बहुत अच्छे टोनी, मुझे लगा ही था कि तुम किसी न किसी तरीके से टाइम मशीन बना ही लोगे और इस टाइम में आ ही जाओगे। लेकिन तभी मार्वल बॉय माइस्ट्रो से कहता है तुम सबने हम पर हमला किया, क्यों किया ऐसा। पर फिर उनकी बात सुनकर एवेंजर्स के बच्चे उसे जवाब देते हैं हमने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया ताकि हम लोग तुम्हें वॉर में जाने से रोक सकें, क्योंकि अगर तुम लोग किसी भी तरह से अगर वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता था और ये चीज सीधा टाइमलाइन के ऊपर असर करती। इसके आगे माइस्ट्रो आयरन मैन और उसकी टीम से कहता है डरो मत दोस्तों, हम सब दोस्त हैं और तुम्हारे प्रेजेंट टाइम में हमने कैंग को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हें टाइमलाइन में होने वाली गड़बड़ी के बारे में सावधान कर सके। इसके बाद ही माइस्ट्रो के पीछे से एक और आदमी आता है और वो वहाँ पर आकर जैसे अपने मास्क हटाता है वैसे हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आयरन मैन का फ्यूचर वर्जन है। फ्यूचर आयरन मैन उन सब के पास आकर उन सबसे कहता है टोनी ये मैं हूँ तुम्हारा फ्यूचर वर्जन और तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर इन दोनों की बातचीत के बाद ही माइस्ट्रो प्रेजेंट टाइम के आयरन मैन को पकड़ लेता है और फिर फ्यूचर का आयरन मैन अपने आर्मर से एक वेपन निकालता है और वो प्रेजेंट टाइम के आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देता है। इधर प्रेजेंट टाइम के अंदर फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। गैलेक्टस धीरे धीरे करके प्लेनेट को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था और बाकी सारे अजीब अजीब क्रीचर्स अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे। गैलेक्टस को ये सब करता देख थॉर अपनी पूरी पावर्स के साथ गैलेक्टस की तरफ उड़ता है और अपने म्योनिर की मदद से गैलेक्टस के सर पर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से गैलेक्टस को काफी नुकसान पहुंचता है। इधर फ्यूचर टाइम में जैसे ही टोनी स्टार्क होश में आता है वैसे ही वो ये देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से उसका आर्मर गायब है और उसके शरीर पर खून के निशान है, जो खून उसी का है। उसके होश में आते ही फ्यूचर का आयरन मैन उसके पास आकर उससे कहता है टोनी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा आर्मर काट कर निकाल दिया। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं जानता था कि तुम अपनी मर्जी से अपने आर्मर को उतारकर मेरे हाथ में नहीं दोगे, लेकिन सही में ऐसा करना जरूरी था और मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि अल्ट्रॉन तुम्हारे आर्मर के ऊपर कंट्रोल न कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता तो हमारी बाजी हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाती। वैसे अगर अभी तुम मेरे आर्मर के बारे में सोच रहे हो तो मेरा आर्मर तुम्हारे आर्मर से काफी अलग है, क्योंकि अल्ट्रॉन मेरे आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फ्यूचर आयरन मैन की बातें सुनकर प्रेजेंट टाइम का टोनी स्टार्क कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कैंग हमारे टाइम में क्यों आया था, और उससे भी पहले ये बताओ कि ये अभी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, क्या ये तुम्हारा दोस्त बन गया है। और जब ये हमारे टाइम में आया था हमारे पास वार्निंग देने, तब इसने हमसे कहा कि फ्यूचर में हमारे बच्चों ने इसे मार दिया है, उन्होंने अल्ट्रॉन को भी हरा दिया है,
और अब हमारे बच्चे ही दुनिया को बर्बाद कर देंगे और इसीलिए हमें अपने बच्चों को रोकना होगा। टोनी स्टार्क की ये सारी बातें सुनकर फ्यूचर का आयरन मैन और माइस्ट्रो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनमें से ज्यादातर बातें तो उन्हें भी पता थी, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि कैंग ने उन सबसे ये भी कहा है कि एवेंजर्स के बच्चे फ्यूचर में कैंग को मारेंगे। ये सुनकर माइस्ट्रो को गुस्सा आता है और इसीलिए वो कैंग की गुद्दी पकड़कर उससे कहता है, कैंग अब ये क्या है, एवेंजर्स के ये बच्चे तुम्हें क्यों मारेंगे, बताओ हमें। लेकिन कैंग उसे जवाब देता है, बैनर तुम्हारे पास इन सबके लिए वक्त नहीं है, जाओ और पहले टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी को ठीक करो ताकि ये दुनिया की रियलिटी बच सके, मुझसे बाद में आकर उलझना। ये बात सुनकर फ्यूचर का आयरन मैन भी मान जाता है और वो माइस्ट्रो से कहता है कि इस टाइम पर हमारा मेन फोकस टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी को ठीक करना है। इसके बाद फ्यूचर का आयरन मैन एक मैप निकालता है और वो प्रेजेंट टाइम के आयरन मैन और उसकी टीम को समझाते हुए उनसे कहता है, देखो टोनी, ये पूरा टाइमलाइन है, ये सारे इवेंट्स अब तक हो चुके हैं, ये हमारे लिए पास्ट है लेकिन ये तुम्हारे लिए फ्यूचर है, क्योंकि तुम्हारे टाइम के मुताबिक ये सारे इवेंट्स होना अभी बाकी है। टोनी, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, तुम तो जानते ही हो कि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और इसीलिए इसी कैंग का एक वेरिएंट जो कि पास्ट के टाइम से बिलोंग करता है, वो अल्ट्रॉन को हराना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। और अल्ट्रॉन को हराने के लिए वो अपनी एक टीम बना चुका है, एक ऐसी टीम जिसके अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज और बहुत सारे सुपर विलन्स हैं। उसने उन सबको कन्विंस कर लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन अब वो कैंग अपनी वो पूरी टीम लेकर अल्ट्रॉन से फाइट करने आएगा और वो अल्ट्रॉन को हराने की कोशिश करेगा। लेकिन उस पूरी फाइट में अल्ट्रॉन उन सबको मार देगा और फाइट को अल्ट्रॉन ही जीतेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो सब मर गए और अल्ट्रॉन जीत गया तो उसी के बाद से टाइम स्ट्रीम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, सारे टाइमलाइन शैटर हो जाएंगे और यही वो गड़बड़ी है जो कि तुम लोगों को ठीक करनी है। टोनी, अगर तुम्हें इन सारी टाइमलाइंस को बचाना है और टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक करना है तो तुम्हें किसी भी तरह से कुछ ऐसा करना होगा जिससे अल्ट्रॉन और कैंग की लड़ाई में अल्ट्रॉन हार जाए, और तुम्हें ये किसी भी हाल में करना होगा, क्योंकि अगर अल्ट्रॉन जीत गया और उसने कैंग के साथ उसकी पूरी टीम को मार दिया तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब सुनने के बाद प्रेजेंट टाइम का टोनी स्टार्क फ्यूचर के आयरन मैन से पूछता है, ओके तो आखिर हम ये सब करेंगे कैसे? जिस पर फ्यूचर का आयरन मैन उसे जवाब देता है, टोनी, तुम्हें यहाँ से अपने टाइम में वापस जाना होगा और फिर वहाँ से अपने टाइम मशीन का यूज करके तुम्हें एग्जैक्ट उसी टाइम पर जाना होगा जब कैंग और अल्ट्रॉन की फाइट स्टार्ट होने वाली होगी, और उस टाइम पर पहुंचकर तुम्हें अल्ट्रॉन को ये कन्विंस करना होगा कि वो कैंग के साथ होने वाली इस फाइट को हार जाए, और उसका हारना बहुत जरूरी है। यूं समझ लो टोनी, अब सारी टाइमलाइंस तभी बच सकती है जब अल्ट्रॉन उस फाइट में हारेगा। पर ये सब सुनने के बाद टोनी स्टार्क कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम जानते हो कि क्या गड़बड़ी है और उसे कैसे ठीक करना है, तो फिर तुम खुद जाकर अल्ट्रॉन को क्यों नहीं रोक देते? लेकिन प्रेजेंट टोनी स्टार्क की बातें सुनकर फ्यूचर के आयरन मैन उससे कहता है, नहीं टोनी, हम खुद ये नहीं कर सकते, हम ये चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक टाइम लूप के अंदर कैद हो चुके हैं, एक ऐसा टाइम लूप जो इस कैंग ने बनाया था, और देखो इसे अभी अपने ही बनाए हुए टाइम लूप में हमारे साथ खुद ही कैद हो चुका है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम कुछ टाइम बाद इसी टाइम पर लौट आते हैं, और जब तक हम इस टाइम लूप के अंदर कैद है हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसीलिए टोनी ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम। इसके बाद ही फ्यूचर का आयरन मैन टोनी स्टार्क से कहता है, टोनी, टाइम स्ट्रीम एक बार फिर से फोल्ड हो रही है, तुम्हें अब जल्दी करना होगा, तुम्हें जल्द से जल्द जाकर ये सारी गड़बड़ी को ठीक करना होगा, तो प्लीज जाओ, अब जल्दी जाओ। और फिर इसके बाद ही हम सब ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क की बॉडी के ऊपर उसका आर्मर वापस आ चुका है और वो अपनी पूरी टीम के साथ अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया है। पर अपने टाइम में वापस आने के बाद टोनी स्टार्क और उसकी टीम को ये फील होता है कि वो अपने टाइमलाइन में कुछ घंटे पहले आ गए हैं, ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम पर एपोक्लिप्स ने उन सब पर अटैक किया था, और एपोक्लिप्स को अटैक करते हुए वो लोग एक बार फिर से देख रहे थे। इसके बाद आयरन मैन सीधा मारिया हिल के पास जाता है और वो उसे समझाता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ टाइम ट्रेवल करके आया है और अभी वो उसकी बातें नहीं समझ पाएगी, क्योंकि टाइम ट्रेवल सिर्फ उन्होंने किया है, बाकियों ने नहीं। इसके आगे आयरन मैन मारिया हिल से कहता है, मारिया हिल, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सारे हीरो से कहो कि वो अपनी पोजीशन पर बने रहें और एपोक्लिप्स को रोकते रहें, क्योंकि कुछ ही टाइम में एपोक्लिप्स यहाँ से वापस गायब होने वाला है। ये सुनकर मारिया हिल आयरन मैन से पूछती है, पर ये सब तुम्हें कैसे पता, और वो जाएगा कहाँ, बताओ? पर आयरन मैन कहता है, अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो। और फिर तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन के कहे अनुसार एपोक्लिप्स वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद आयरन मैन, मार्वल बॉय, वुल्वरीन और बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से अपने लैब के अंदर आते हैं और अपने बनाए हुए टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को तैयार करके सीधा उसी टाइम पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर कैंग और अल्ट्रॉन की फाइट स्टार्ट होने वाली थी। वहां पर पहुंचते ही वो चारों देखते हैं कि वो पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी, हर तरफ सिर्फ तबाही थी और उसी तबाही के बीच खड़ा था अल्ट्रॉन। उन सबको देखते ही अल्ट्रॉन उनसे कहता है, तो क्या तुम सब भी मुझसे लड़ने आए हो? लेकिन आयरन मैन उसे जवाब देता है कि हम तुमसे यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। इसके आगे आयरन मैन अल्ट्रॉन को समझाता है, अल्ट्रॉन देखो, मेरी बात सुनो, कैंग द कॉन्करर वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ रहा है, वो तुमसे लड़ना चाहता है, तुमसे लड़कर तुम्हें हराना चाहता है, लेकिन इस फाइट में तुम जीतोगे,
तुम कैंग के साथ साथ उसकी पूरी टीम को मार दोगे। पर ये सुनते ही अल्ट्रॉन उसे जवाब देता है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब सुनकर मैं क्या करूंगा? ये सुनते ही आयरन मैन उसे जवाब देता है, देखो अल्ट्रॉन, मैं नहीं जानता ये लड़ाई कैसे शुरू होगी, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ तुम जीतोगे। पर ये सब सुनते ही अल्ट्रॉन उन सब से कहता है, बहुत हुई तुम सबकी बकवास, अब लगता है कि मुझे तुम सबको मार ही देना चाहिए। और फिर ये बोलते अल्ट्रॉन उन सब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आयरन मैन एक शील्ड बनाकर अपने साथ साथ अपने साथियों को बचा लेता है। वो अल्ट्रॉन से कहता है, अल्ट्रॉन मेरी बात समझो प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़ाई में तुम्हें कैंग से हारना ही होगा, क्योंकि अगर तुम जीत गए तो उससे टाइम स्ट्रीम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हम सबकी एग्जिस्टेंस, रियलिटी सब कुछ मिट जाएगा, किसी भी चीज का वजूद नहीं रहेगा। ये सुनकर अल्ट्रॉन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है कि मेरे जीतने से भी कोई फायदा नहीं है तो क्या मतलब ऐसी जीत का? ये सुनते ही आयरन मैन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल सही अल्ट्रॉन, तुम ऐसी जंग जीत कर भी क्या कर लोगे जिसे जीतने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ भी हासिल ना हो, तुम सब कुछ खो दोगे। इसीलिए इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इस लड़ाई में हारना ही होगा अल्ट्रॉन। तुम आगे भी बहुत सी वॉर्स लड़ सकते हो और उन्हें जीत भी सकते हो, लेकिन ये वॉर टाइम स्ट्रीम से जुड़ी है, और इसीलिए अगर तुमने ये वॉर जीती तो फिर उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, साथ में तुम भी, ना तो तुम रहोगे और ना ही ये दुनिया। और फिर ये बोलते ही आयरन मैन अपनी पूरी टीम के साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने टाइम में वापस चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन के सामने अब कैंग अपनी पूरी आर्मी के साथ आ चुका है, और अब कैंग और अल्ट्रॉन की लड़ाई शुरू होने वाली है। कैंग अपनी पूरी आर्मी से कहता है कि वो एक साथ अल्ट्रॉन के ऊपर अटैक करें, और फिर कैंग के ऑर्डर्स मिलते ही वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर अल्ट्रॉन पर हमला करते हैं, पर इन सब अटैक्स के बाद भी अल्ट्रॉन के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती, और अल्ट्रॉन पहले की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। कैंग के हमले के बाद अब अल्ट्रॉन की हमले की बारी आती है, और इसीलिए अल्ट्रॉन अपना अटैक तैयार करता है। लेकिन ये क्या, अल्ट्रॉन कैंग के ऊपर हमला करने की बजाय खुद पर ही हमला करता है, और वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। शायद इसीलिए क्योंकि अल्ट्रॉन ये समझ चुका था कि आयरन मैन ने उससे जो भी कहा था वो सब कुछ सच है, और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर उसका हारना बहुत जरूरी है, और अल्ट्रॉन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। अल्ट्रॉन को ये सब करता देखकर कैंग और उसकी पूरी आर्मी बहुत हैरान हो जाती है, और वो सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर अल्ट्रॉन ने ऐसा क्यों किया। इस लड़ाई के अंदर अपनी जीत को देखकर कैंग अपनी पूरी आर्मी को उनके टाइमलाइंस के अंदर वापस भेज देता है, और उन सभी के अपने टाइमलाइंस के अंदर वापस जाने की वजह से उन सभी की टाइमलाइंस एक बार फिर से रिकवर हो जाती है। इसके बाद कैंग अल्ट्रॉन की बॉडी के पास आता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों में उठाता है, और फिर वो अल्ट्रॉन से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया अल्ट्रॉन, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अल्ट्रॉन। यहाँ पर कैंग अपनी जीत की वजह से काफी खुश है, पर वो ये नहीं जानता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स को अपने साथ लाकर अल्ट्रॉन से फाइट करने की वजह से सारी टाइमलाइंस बर्बाद हो सकती थी और टाइम स्ट्रीम टूट सकती थी। पर आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्ट्रॉन के खुद को ही खत्म कर लेने की वजह से अब सारे कैरेक्टर्स अपने टाइमलाइन में वापस जा चुके हैं, और टाइमलाइंस की सारी गड़बड़ी एक बार फिर से ठीक होना स्टार्ट हो चुकी है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी अब ठीक हो चुकी है। सारे कैरेक्टर्स जो कि टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी की वजह से अर्थ पर आ गए थे, वो भी अपने अपने टाइम में वापस जा चुके हैं, और सब कुछ एक बार पहले की तरह हो चुका है। इधर फ्यूचर टाइम के अंदर भी फ्यूचर आयरन मैन, माइस्ट्रो हल्क और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी अपने टाइम लूप से आजाद हो चुके हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि आयरन मैन अपनी टीम के साथ फ्यूचर आयरन मैन और माइस्ट्रो से मिलने आता है, और वहां पर फ्यूचर का आयरन मैन प्रेजेंट टाइम के आयरन मैन से कहता है, बहुत अच्छे टोनी, आज तुमने टाइम स्ट्रीम की सारी गड़बड़ी ठीक कर दी, और देखो अब सिर्फ तुम्हारी वजह से अब हम भी टाइम लूप से आजाद हो चुके हैं, हम सब अब फ्री हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी। और फिर फ्यूचर टाइम के आयरन मैन से ये सब बातचीत करने के बाद प्रेजेंट टाइम का आयरन मैन अपनी टीम के साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस अपनी टाइम में आ जाता है। लेकिन इधर जो गैंग फ्यूचर आयरन मैन और माइस्ट्रो के साथ होता है, वो टाइम लूप से आजाद होते ही अपने विलन वाले काम को वापस शुरू कर देता है। वो माइस्ट्रो और आयरन मैन के ऊपर पीछे से हमला करता है, और वो एक ही अटैक में उन दोनों को जान से मार देता है। ये देखकर एवेंजर्स के बच्चों को कैंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और इसीलिए वो कैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर वो कैंग को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और फिर इसके बाद हमारी कहानी वापस वहीं पर लौट आती है जहां से एक कॉमिक सीरीज स्टार्ट हुई थी, यानी कि ठीक उसी बारिश वाली अंधेरी रात के अंदर, जहां पर एवेंजर्स के बच्चे एक साथ मिलकर कैंग को जान से मार देते हैं। और फिर इस तरह से इस पूरी कॉमिक सीरीज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों यही थी कहानी द नेक्स्ट एवेंजर्स कॉमिक सीरीज की। आपको ये कॉमिक सीरीज की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। लाइक्स और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को यूज करके ऐसी कई सारी कमाल की कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। आई होप आपको वो सारी कॉमिक सीरीज पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।